कि जैसे बाकी तोड़ लिया वैसे ये 7 सांसद भी हमारे आगे चल के साल 2 साल में तोड़ मत ले तो अभी से ही रास्ता निकाल लो। अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह को कोई थप्पड़ मार दे, सीआईएसएफ अधिकारी, निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई हमला कर दे, आपको पता है ना इस देश में जो सीआईएसएफ महिला जिसने हमला किया है उसके ही बिरादरी के लोगों ने कि हमने कोई शर्त रखी है जी, जदयू ने अपनी सारी शर्तें रख दी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं गेम बड़ा है लेकर के। आज के गेम बड़ा है में कुछ विशेष हम लेकर के आए हैं और ये विशेष इसलिए है कि सरकार बनाने की कवायद चल रही है, रिजल्ट आ गए हैं, स्पष्ट बहुमत नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि एनडीए बहुमत के बहुत ऊपर है और 272 के मैजिक आंकड़े को पार कर चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में होता क्या है। गठबंधन की राजनीति में अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने डिमांड होते हैं और ये सारी चीज़ें अब पिछले 24 घंटे से देखने को मिल रही हैं। कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसके क्या डिमांड है, ये सारी चर्चाएं लगातार शुरू हो गई है। और इन चर्चाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि पहले से ये प्रस्तावित किया गया था, चर्चाएँ चल रही थी कि 8 तारीख को, इसी 8 तारीख को प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उनके साथ उनकी कैबिनेट होगी। लेकिन वो डेट बढ़ा करके फिर चर्चा हुई कि नहीं 9 तारीख को होगा, फिर उसके बाद अब कही जा रही है कि 12 तारीख को होगा। इस बीच में कई बातें एक दूसरे से टकरा रही हैं और टकराने के पीछे का कारण है कि 240 के आंकड़े के बाद भारतीय जनता पार्टी को 32 सीट और चाहिए सरकार बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिना समर्थन ये संभव नहीं है। कई लोगों ने तो समर्थन कर दिया है बिना शर्त, कई लोग अब अपने अपने डिमांड और ग्रीवांसेस लेकर के खड़े हैं। आखिर ये मामला कैसे सलटेगा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन इन सब बातों के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और उस पोस्ट के बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने डिमांड रखे हैं उन लोगों के बिना भी सरकार बना सकती है। क्या ये संभव है? इस पर चर्चा करने के लिए हम नमन जी से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर इस तरह की चर्चाओं के पीछे की कहानी क्या है और होगा क्या इसका। नमन जी, एक चर्चा तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि 293 सीट लाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सहज नहीं है। उसके पीछे का कारण तो सभी जान रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो सोशल मीडिया में पोस्ट हुआ है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना भी सरकार बन सकती है? नहीं, ये तो आंकड़ों का खेल है ना। ये तो सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बता रहा था उस दिन, जिस दिन उनका स्वागत हुआ तीसरी बार जब मैंडेट उनको मिला है उनके गठबंधन को, तो ये समझ में आ गया था चेहरा देखकर ही उनके कि वो बहुत खुश नहीं हैं, अंदर से टूटे हुए से हैं। अगर हम पत्रकार नहीं होते तो और भी बातें हम कह सकते थे कि बहुत चेहरा भाव भंगिमा दुखी लग रहा था। ये उस व्यक्ति का चेहरा नहीं था जो 2014 में आया था प्रचंड लहर के साथ। देखिए, हर अच्छी चीज़ का अंत होना है जी, हर बुरी चीज़ का भी अंत होना है। नरेंद्र मोदी एक खास वर्ग जो देश में है उसके चेहरे बन के आए, उम्मीदों का सपना बन के आए, लेकिन वो सपना धीरे 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 टूटता नजर आया। हिंदुत्व के एजेंडे पर नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई। हिंदुत्व का एजेंडा कितना दिन तक चल सकता है ये आप अच्छे से जानते हैं। जब आप अपने घर में किसी मजदूर को बुलाते हैं आपके मकान बनाने के लिए, महीने 2 महीने 6 महीने तक खूब आप मकान बनाने के दौरान 15-20 मजदूर काम आप क्या करते हैं? मकान जिस दिन कंप्लीट होता है उस दिन आप क्या करते हैं? बस हिसाब किताब करके छोड़ देते हैं हम लोग, अपने यहाँ रख तो नहीं देते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के साथ यही हुआ, हिसाब किताब करके देश की जनता ने उन्हें छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के पास अब जो बेचने वाली चीज़ें बची थी विदेश की जनता को, उनमें CA NRC एक बहुत बड़ा उसमें जो पेच है वो है कॉमन सिविल कोड है, फिर इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स है उसको उसके फेसिया को बदलना जी, फिर से जो परिसीमन वाली बात है वो है, तो और भी कुछ चीज़ें हैं बड़ी। तो वो एक कमज़ोर गठबंधन के, कमज़ोर सरकार के, बैसाखी वाली सरकार के तहत वो संभव नहीं है। और ये बात बाकी दलों की तो मैं नहीं कहूँ, जदयू ने स्पष्ट कर दिया है। CA NRC से लेकर जो उनका एक बहुमुखी स्कीम था उनका जी, देश भर में इलेक्ट्रल जो तरीके हैं बदलने का, फिर
जो सेना में भर्ती को एक लेकर स्कीम इन्होंने अग्निवीर लाया, अग्निवीर को लेकर के उस पर विरोध हुआ है। तो बिना कहे कि हमने कोई शर्त रखी है, जी जदयू ने अपनी सारी शर्तें रख दी हैं। मंत्रिमंडल में भी अच्छा खासा हिस्सेदारी मांगा जा रहा है उनकी तरफ से। तो क्या नरेंद्र मोदी इतना दब कर रह सकते हैं, बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर देश भर के विश्लेषकों की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस स्थिति में सहज रहकर काम कर पाएंगे। या तो अमित शाह को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी कुछ सांसदों की, या देश में जल्दी ही चुनाव हो जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी स्थिति में मुझे कांग्रेस वापस सत्ता में आते हुए जोड़ तोड़ करके भी नहीं दिख रही है 5 सालों तक। अब कोई ऐसी अविरल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि भाजपा के सांसद टूटने लगे तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हाँ, भाजपा अंतःकलह जरूर इस बार झेलेगी। मुझे राजनाथ सिंह पर पूरी में नज़र है, राजनाथ सिंह क्या लेने वाले हैं रोल, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो है डेवलप हुआ है राजपूतों का जस्ट चुनाव से पहले नाराजगी का। ये इकोसिस्टम आया कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं मनोज झा ने जो ट्वीट कर दिया, एक बयान दे दिया सदन के अंदर में ठाकुर का कुआं वाला, वो यहाँ तक चला गया कि भाजपा उस पर सही ढंग से प्रतिकार नहीं कर पाई। देखिए, आग कहीं ना कहीं से लगी है और वो आग आज आरा, सासाराम, पाटलिपुत्रा कई जगहों पर निस्तनाबूद कर दी। और यूपी में तो आपने देखा ही कहानी। कोर वोटर जहाँ सपा का, बसपा का, ओवैसी का, राजद का वोट उनको करता रहा, वहीं हिंदू के कोर वोट्स जो बीजेपी का कोर वोट कहे जाते थे वो तो छिटक गए हैं। जी, महाराजगंज में भूमिहार देखेंगे, बक्सर में राजपूत देखेंगे, जहानाबाद में भूमिहार देखेंगे, बक्सर में फिर ब्राह्मण देखेंगे। तो उस चक्कर में भाजपा लड़खड़ा गई। भाजपा जिस चीज़ से बचना चाह रही थी वो आखिरकार वही आकर उसके सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा ने इसकी तैयारी क्या कर रखी थी? हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश जो 14 में मोदी ने की थी वो आज तक बंद के क्यों नहीं ढक पाए? निश्चित रूप से 10 सालों में वो टूटा है, हरास हुआ है, तगड़ा हरास हुआ है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आईटी सेल, सूचना तंत्र, बिल्कुल भाजपा का प्रसार तंत्र जो इतना मजबूत था वो कमजोर पिछले दिनों में कितना पड़ा है। ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है और मोदी को डिक्टेटर साबित कर देते हैं देश दुनिया भर में। और उस वीडियो का प्रतिकार क्या हुआ? उसके पीछे कई मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स ने उसकी लड़ाई लड़ी मोदी की इज्जत बचाने के लिए। इंडिपेंडेंट यूट्यूबर जो कि मोदी की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है उनका। अब ध्रुव राठी किसके पैसे पर वीडियो बनाता है सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्रुव राठी कोई पत्रकार नहीं है, वो तो खुद मानते हैं पत्रकार नहीं है। हमारे साथ बीच में थोड़े हंग है, वो लोग एक तरफ दूसरा पकड़े हुए हैं। आज ही अब मैंने अभिषेक तिवारी का इंटरव्यू जो लिया उसमें साफ उन्होंने कहा कि मैं राइट विंग हूँ। लेकिन एक बात ट्विटर पर ये सभी चिल्ला कर कर रहे हैं, ये अजीत भारती सभी कह रहे हैं कि जो आईटी सेल के मालवीय हैं, जो पूरे देश भर के नेता हैं आईटी सेल के, उन्होंने आईटी सेल का काम बढ़िया से नहीं किया है। इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे थे मोदी के पक्ष में, उनको कोई खास रिवॉर्ड मिला नहीं है। ये बात वो खुलकर कह रहे हैं। और आईटी सेल भाजपा का जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर राहुल गांधी के कैरेक्टर असैसिनेशन में एक बहुत बड़ा जिसने योगदान दिया था, वो तो काम ही नहीं कर पाया कहीं, और वो दिखा नहीं। उल्टा मोदी का कैरेक्टर भले इस बार ख़त्म कर दिया गया और उसके लिए कई वीडियोस बने। रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी लगातार काम करते रहे और कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया उनका। नेताओं पर तो आप ईडी सीबीआई लगा सकते हैं, जो जर्मनी बैठा हुआ है, जो दिन भर सोशल मीडिया पे है, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं आप? कोई खास रणनीति नज़र नहीं आई और ये भी एक बहुत बड़ा कारण इनके हार का हुआ। लेकिन एक बड़ी बात अब ये है कि क्या कहीं से भी मैंडेट भाजपा को स्पष्ट अपने दम पर मैंडेट लाते हुए, मैंने सरकार बनाते हुए या कंफर्टेबल मेजोरिटी में जाते हुए अपने दम पर कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं। आप टीएमसी के सांसद तोड़ नहीं पाइएगा, वो संभव है। नमन जी, 70 और 90 के दशक में जो चीज़ें नजर आ रही थी, इंडिपेंडेंट लोगों को आप तोड़ नहीं पाइएगा। जी 70 जी बताइए क्या बोल रहे? 70 से और 90 के दशक में, 70 के दशक में और 90 के दशक में जो इस देश की स्थिति थी, सरकारें बदली, कांग्रेस को बाहर किया गया सत्ता से, लेकिन जो सरकारें बनी वो स्थायी नहीं हो पाई। जिसका एक पार्ट जो है 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी भी थी जी। आपको याद होगा कि एक वोट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी जी। परिस्थितियां वहां तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आंकड़ों की दृष्टि से हम देखें, हम चाहेंगे कि एक बार आंकड़े हम दिखा दें जिस पर चर्चा करने में हम लोग को सहूलियत होगी। 240 सीटें लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। इनके बड़े दो पार्टनर हैं, जिसमें से टीडीपी 16 सीट और जेडीयू 12 सीट। तीसरा जो बड़ा धड़ा है वो है एलजेपीआर, वो 5 सीट लेकर के आया है, जिसने बिना शर्त समर्थन किया है जी। इसके बाद हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, जिसने बिना शर्त समर्थन किया है। ये
जो पार्टियां हैं ये बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावे जो है 32 सीटों की कमी हो रही थी, 240 में 32 सीटों की कमी हो रही थी, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। और जो सोशल मीडिया पे आपने देखा कि एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के स्थापना से ही अपना वही तो वही तो हम उस खबर नहीं, उस पोस्ट नहीं तो हमें प्रेरित किया ये बताने के लिए जी। और जब हम उस पोस्ट को देख रहे हैं तो बड़ा अलग तरीके का मैसेज इसमें है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि उन्होंने पोस्ट क्या किया था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट डिलीट हो चुका है। लेकिन आप कहिए कि भाई आप कैसे कह सकते हैं पोस्ट डिलीट हो गया, तो उसका एक प्रूफ है, मैं प्रूफ भी देता हूँ। पहले देख लेते हैं आर.के. सिंह ने लिखा क्या। आर.के. सिंह ने लिखा था क्या था, कई लोग अगली केंद्र की एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंतित नहीं होना है, अगले 5 साल तक मजबूती से एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में चलेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बिना जेडीयू और टीडीपी के भी हमारी सरकार 5 साल आराम से चलेगी। आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप भी अवलोकन करें एवं अपनी राय व्यक्त करें। मैंने ट्विटर पर परसों ही ये आंकड़ा देखा था, टाइम्स अलजेब्रा ने इस पोस्ट को डाला था और उसी पोस्ट को इन्होंने डाल दिया है। क्या उसमें लिखा हुआ है, बिना जेडीयू और टीडीपी के 5 साल आराम से चलेगी मोदी की सरकार। और वहाँ ऊपर फोटो दी गई है, आप देखिए नायडू और नीतीश की। उसमें वही आंकड़े दिए गए जो आप बता रहे थे, टीडीपी से लेकर शिवसेना और बाकी सबका डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें एलजेपी के आंकड़े दिए हुए हैं। अब जरा इसमें आप टोटलिंग में आते हैं, तो टोटलिंग जब आते हैं तो ये कहते हैं कि वाईआरसीपी अगर टीडीपी साथ छोड़ देती है तो 4 विधायक 4 सांसद देगी। इसमें इस आंकड़े को मैं इस तरह से समझा देता हूँ। हाँ, मैं बता पहले। स्वतंत्र जो हैं वो लद्दाख और दमन दीव से 2 हैं जी। टोटल एनडीए 272 बिना जेडीयू और टीडीपी के होता नजर आ रहा है इनके हिसाब से। टीडीपी और जेडीयू के साथ एनडीए जो है वो 268 जी, यानी 12 + 16 296 सीटें वाईआरसीपी के बिना हो रही हैं। अब यहाँ देखिए मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने तो ये बहुत ईमानदारी से बहुत साफगोई से लिख दिया जी। लेकिन इस पोस्ट का मतलब जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि बिना जेडीयू और टीडीपी के सरकार बनाने के इच्छुक हैं भाजपा के लोग, और इसे पकड़ लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। पोस्ट डिलीट हो चुका है आर.के. सिन्हा का, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मेन प्रोफाइल पर डाल दिया है। बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी को अंकगणित समझाते हुए। जी नमन जी, मुझे इसमें 2 बातें लगती हैं। पहले तो आप आंकड़ा समझाइए दर्शकों को, फिर हम बात करेंगे। आंकड़ा समझाने के साथ साथ बताता भी चलूं कि इसमें जो आंकड़े हैं 240 के आंकड़ों में अगर शिवसेना की बात करें जो शिंदे गुट है उसमें उनको 7 सीट आई है, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट आई है, जेडीएस को 2 सीट आई है और जनसेना को आई है 2 सीट। ये सब मिलाकर के 18 सीटें होती हैं, यानी कि ये 40 में 18 जोड़ते हैं तो 258 होता है। इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां 1 और 2 सीट लेकर के आई हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं, जिसमें यूपीसीसी है उसको 1 सीट आई है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 1 सीट आया है, जेपीएम को 1 सीट आया है। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगा यहाँ पे बाबा, शिवसेना ठाकरे गुट जी कल की मीटिंग में नहीं गया था जी, और अभी तक वो चुप हैं। खबर ये आ रही है कि शिवसेना ठाकरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। फडणवीस से नाराज़ हैं वो। फडणवीस की छुट्टी कर दी जा चुकी है, आपको पता है, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। फडणवीस को फ्रेम से बाहर रखा जाएगा तो दोनों शिवसेना एक साथ आ सकती है। एक साथ नहीं, मोदी के साथ मतलब मोदी के साथ एक साथ अब नहीं होंगे, वो एलजेपी वाला हाल है। तो वो अलग से सपोर्ट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के बाहर से भी। तो एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 7 सीटों का सीधे सीधे फायदा हो जाएगा। दोनों शिवसेना को 7-7 सीटें आई हैं। ये बात हो सकता है कि ठाकरे को डर भी हो कि जैसे बाकी तोड़ लिया वैसे ये 7 सांसद भी हमारे आगे चल के साल 2 साल में तोड़ मत ले, तो अभी से ही रास्ता निकाल लो। जिस बात की चर्चा आर.के. क्योंकि ये चीज़ उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में ऐसी कहानी हुई कि वो अलग रहे, भाजपा ने अपना रास्ता निकाल लिया। उड़ीसा का देख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, कई राज्यों में ऐसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसकी माहिर मानी जाती है। हालांकि माहिर तो इसकी कांग्रेस भी थी जब 70 सालों तक शासन किया। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये 6 जो लोग हैं, इन लोगों को अगर जोड़ देते हैं तो 266 हो जाता है। 266 के बाद अब 6 सीटें जो अपना दल है, एजीपी है, एजेएसयू है, एनसीपी है जो एनसीपी को 1 सीट, झारखंड वाला और एनसीपी जो अजित पवार ग्रुप है, ये मिलाकर के 6 सीटें होती हैं। तो ये 272 का आंकड़ा पार कर जाती है, मतलब टच कर लेती है, जो मैजिक आंकड़ा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और भी कई लोगों का मौका मिलता है। जैसे अगर टीडीपी वहाँ नहीं होगी
तो YSRCP जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वो वहां समर्थन करने के लिए तैयार बैठी रहेगी, क्योंकि दोनों के साथ आप संबंध नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लद्दाख में 1 सीट और 1 सीट जो है SAD है, श्रोमणी अकाली दल, उसके पास है। तो ये सब मिलाकर के जो सीटों की संख्या होती है 81 हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी यहाँ मिल जाती है। लेकिन ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई और RK सिन्हा ने कहा क्यों? देखिए, RK सिन्हा जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं को विराम देने के लिए ये कह रहे थे। उनका कहीं से भी ये मकसद नहीं था कि ये दोनों नहीं रहे, कि ये दोनों ना रहें, इन दोनों को हटा दिया जाए। लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंट बोस्टिंग कर रहे थे। लेकिन उसको जब RJD ने पकड़ लिया और मीडिया लगी चलाने, तो सब समझ गए कि इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और तब उन्होंने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया कि इस पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन इस पोस्ट से जो घमंड, जो चाहते नहीं है कि झलके, लेकिन जो घमंड झलक रहा है वो ये है कि JDU और TDP की हमें आवश्यकता नहीं है। हम बिना बैसाखी की सरकार बनाने में सक्षम है। कोई हमसे मोनोपोली नहीं कर सकता है। कोई अमित शाह की छुट्टी करने के लिए नहीं बोल सकता है। कोई लोकसभा के स्पीकर के पद की डिमांड नहीं कर सकता है। अभी जस्ट खबर आई है कि JDU ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि उन्हें लोकसभा के स्पीकर का पद नहीं चाहिए जी। ये पद सबसे बड़ी पार्टी के पास होना चाहिए, क्योंकि इस पद की जो कीमत है, उपयोगिता है, उसकी जरूरत है, इस पद का जो गरिमा है, कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है जी। कोर्ट से भी ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इस पद की गरिमा रहे और भाजपा इसका जो है राजनीतिक सुख वो भोगते रहे जी। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा नमन जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा ये भी है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार और जो आपके चंद्रबाबू नायडू हैं, ये दोनों का डिमांड 2019 में आपको याद होगा, पर्दे के सामने ये लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। सुबह में तो ये भी खबर आया है कि TDP सरकार को बाहर समर्थन करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से नहीं चाहेंगे कि वो बाहर समर्थन करें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की बयान नहीं है। नीतीश कुमार तो हमेशा बाहर समर्थन करते ही रहे हैं। पहली बार होगा कि लग रहा है कि बनेंगे सरकार में। लेकिन 2019 के बाद परिस्थितियां बदली हैं, तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड जो मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं उनके नेता, तो कुछ बयान दिए हैं, जिन बयानों में हमने आपको बताया कि 4-5 ऐसे डिमांड है जिसको वो कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डालने के लिए, जैसे अग्निवीर चेंज करने की बात बता रहे हैं। और मैं चर्चा कर रहा था तो उसी बीच में मेरे दिमाग में एक बात, देखिए बाबा, मैं साफ एक बात बोलता हूँ आपको कि नीतीश कुमार से अगर ये कह दिया जाए कि शराबबंदी बंद करिए तभी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे भाजपा के द्वारा, तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए दोजक की स्थिति हो जाएगी। कहीं नहीं जाएंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे। वो सीधी बात है कि वो या तो सरकार गिरा देंगे या वापस लेंगे, कोप भवन है उसमें चले जाएंगे जी। भाजपा फंस जाएगी। यही हाल कहीं ना कहीं अग्निवीर और बाकी चीज़ों पर हो जाएगा। 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी के, हालांकि नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ दिखाया है कि वो अपने फैसलों से पीछे फ्लेक्सिबल है, नीतीश की तरह एरोगेंट नहीं है, क्योंकि किसान बिल ने जिस तरह से उन्होंने वापस लिया, चर्चा कर रहा था 10 साल में एकमात्र ऐसा उनका फैसला था जिसे उन्होंने वापस लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। अच्छा, किसान बिल से याद आया कि कंगना रनावत को किसी ने थप्पड़ मार दिया है। किसी ने क्या, मतलब कौर है महिला, उन्होंने पुलिस अधिकारी CSF अधिकारी हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे मार दिया है। कई लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट के लोग, कुछ खास समाज के लोग, कुछ। देखिए, कंगना रनावत अब MP बन चुकी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी कंगना रनावत बहुत पसंद नहीं है, उनके बातचीत की शैली, उनके। अब असुद्दीन ओवैसी को कोई हिंदू थप्पड़ मार दे एयरपोर्ट पर, हिंदू CSF का कर्मचारी, हमने सुना नहीं है कभी। अगर मार दे तो आपको क्या लगता है क्या माहौल बनेगा? अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह को कोई थप्पड़ मार दे CSF अधिकारी, निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई हमला कर दे, आपको पता है ना, इस देश में जो CSF महिला जिसने हमला किया है उसके ही बिरादरी के लोगों ने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया था। और 84 के दंगे क्यों हुए थे, जरा इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लानत है आप पर, धिक्कार है कि ऐसी परिस्थितियों में एक देश के चुने हुए MP को, जो हार गए सो हार गए, वो भी ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ बुरा से बुरा बोलने वाला व्यक्ति भी आपकी विचारधारा न मिलती हो फिर भी वो डिजर्व नहीं करता है ऐसा। और उस पर करेला पर नीम चढ़ने वाली बात ये हो गई कि आपने एक वर्दी में CSF एजेंट, जो कहा जा सकता है एयरपोर्ट जहाँ 20 बार सिक्योरिटी जांच होती है बाबा, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को कपड़ा उतरवा के चेक किया जाता है, उस जगह पर जहाँ सेफ आप महसूस करते हैं वहाँ अगर ऐसी घटना हो जाए तो खुदा ना खास्ता अगर वही CSF एजेंट बंदूक चला देती तो
निश्चित रूप से। आज इस देश में परिस्थितियां कैसी होती हैं, एक दिन सरकार नहीं बनी और लोग कहते हैं कि कुछ माइनॉरिटीज़ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, अपना जो घमंड है वो दिखाना शुरू कर दिया। तो ये इससे आप मोदी को फायदा पहुंचाएंगे, ये मोदी को डैमेज नहीं करेगा। बिल्कुल, और इसमें इससे जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है देश का, वो विभाजनकारी ताकतें बढ़ती रहेंगी। जी। आपने एक मिक्स मैंडेट दिया है मोदी को बहुत हद तक नकेल लगा दिया आपने। अब उस नकेल को छोड़ दीजिए कि कल ही चुनाव हो जाए और फिर मोदी उतनी ताकत में आ जाए और फिर वो फैसले ले ले वो जो फैसले नहीं लेना चाहते हैं। जी इसको रोकने के लिए जेडीयू, टीडीपी और ये सब दल खड़े हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दुखद बात है। लेकिन चलिए मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। ये जो पोस्ट है इनका, इस पोस्ट को तो बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया है। साथ में उन्होंने एक हो सकता है कि समझाने की भी कोशिश की होगी कि इस समय वो स्थिति नहीं है जिसमें आप बाबा वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। ट्विटर पर मैं बोल रहा हूँ 3 दिनों से चल रहा है। टाइम्स ऑफ अल जबरा ने जब से शेयर किया तब से सभी लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जी। चलिए, तो गेम बड़ा है में हमने कोशिश किया आपको बताने का कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कई तरह की बातें आप सामने आ सकते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक कई तरह के कयास, हवाओं में तैरती हुई कई बातें आप तक पहुंचेगी। क्या फैसला करना है ये आप कर चुके हैं, लेकिन अब फैसला इस चुने हुए प्रतिनिधियों को करना है कि इस देश का नेता कौन होगा, कौन इस देश को चलाएगा और किस तरह से चलाएगा। उसको लेकर के अब सारी संभावनाएं जो हैं वो लगभग फाइनलाइज हो गई हैं। नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। कुछ चीज़ों पर जीत हो सकता है, लेकिन अब संभावनाएं इस बात को ज़्यादा प्रबल कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। फिर किसी खबर में हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।